जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 के सुबह को फ्रांस का शहर जो है पेरिस, वो खतरे की घंटी पर था, क्योंकि राजा ने अपने सैनिकों को शहर में घूमने का आदेश दिया था। अब सैनिकों से लोगों को क्या खतरा था? तो वहां के लोगों के बीच में कुछ अफवाह फैल गई थी कि राजा जल्द ही अपने आर्मी को ये आदेश दे देगा कि आप लोग सिटीजन्स के ऊपर में खुली फायर कर दो। ठीक, अब इस डर से, इस अफवाह से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही ना। जैसे कि हमारे यहाँ अफवाह फैलती है तो दंगा वगैरह हो जाते, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो क्या हुआ कि 7,000 मेन एंड वोमेन टाउन हॉल के सामने में इकट्ठा होते हैं और पीपुल्स मिलिटिया बनाने का डिसीजन लेते हैं। अब पीपुल्स मिलिटिया क्या थी? ये थी लोगों की आर्मी। लोगों ने सोचा अपने खुद की आर्मी बनाएंगे। अब ये लोग पीपुल्स मिलिटिया बना लिए, यानी अपनी आर्मी बना ली और उसका नाम रख दिया पीपुल्स मिलिटिया। लेकिन आर्मी के लिए हथियार भी तो चाहिए। तो इन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हथियारों की तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहाँ पर पुलिस वाले होंगे और वहाँ पर हमें हथियार मिल सकता है। इसलिए शहर में वो लोग जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे वहाँ पर वो लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े। फाइनली कुछ सैकड़ों लोगों का ग्रुप शहर की पूर्वी हिस्से की ओर जाता है, जहाँ पर बास्टिल नाम का किला था। ये देखने में किला था, इसके अंदर कैदियों को कैद कर कर रखा जाता था। और लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कैदी कैद है, ठीक, तो इनके रखवाली के लिए पुलिस वाले होंगे और पुलिस वाले के पास हथियार होगा, तो उस पुलिस वालों को मार देंगे और हम लोग अपना हथियार ले लेंगे। अब जो लोग बास्टिल में गए थे उनके लिए वहां पर तो पहले से हथियार तैयार होगा नहीं कि आ भाई उठा कर लेकर जाओ, जो करना है सो करो, खेलो कूदो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। जितने भी लोग गए थे उनको वहां के पुलिस वगैरह से लड़ाई करनी हुई होगी, तो यहाँ पर लड़ाई हुआ और हथियारों की इस लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और वहां पर जितने भी कैदी कैद किए गए थे उनको आजाद कर दिया गया, जबकि वहां पर सिर्फ 7 कैदी ही कैद थे। बास्टिल से सभी लोग घृणा करते थे, क्योंकि ये राजा के डिस्पोटिक पावर को दर्शाता था। बास्टिल में वैसे कैदियों को कैद करके रखा जाता था जो कि राजा के विरोधी हुआ करते थे, इसलिए सब लोग बास्टिल से नफरत करते थे। यार जो भी राजा के खिलाफ में आवाज उठाया उसको बास्टिल में डाल दिया जाता था, तो बास्टिल को ही तोड़ दो। लोगों ने यही अच्छा समझा, बास्टिल को तोड़ फोड़ दिया गया, वहां के कमांडर को मार दिया गया, सारे कैदियों को आजाद कर दिया गया और यहाँ तक कि उसके जितने भी पत्थर थे उस सबको बाजारों में बेच दिया गया, ताकि जो लोग भी बास्टिल के बर्बादी को अपने याद के तौर पर रखना चाहते हैं वे इसे रख सके। अब इसके बाद जो भी दिन है पेरिस और गांव के इलाकों में वो बहुत ज्यादा दंगों से भरे हुए थे। काफी सारे लोग रोटी की बढ़ती हुई कीमत पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत समय बाद जब इतिहासकारों ने इस समय को पीछे जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि ये सब जो कांड हुआ था इसकी सूरत बहुत ही पहले हो चुकी थी और इसका अंत जो हुआ वो राजा के मौत पर हुआ। जब लोगों ने राजा को फांसी दे दी तब जाकर इसका असर कम हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? लोगों के बीच में अपने ही राजा के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था? ये सब के बारे में जाने। अब फ्रांस के लोग अपने राजा से गुस्सा थे, तो राजा ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। अब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। चलो इसको शुरू करते हैं। 1774 में लुइस 16, जो कि बर्मन फैमिली से बिलोंग करते थे, फ्रांस का राजा बनते हैं। वे जब राजा बने तो उनकी उम्र उस वक्त मात्र 20 साल थी और उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी किया। आमतौर पर तो राजा लोगों के पास बहुत सारा खजाना होता है, लेकिन लुइस 16 ने खाली खजाना पाया। इसके मेनली 3 कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि लंबे समय से चले आ रहे युद्ध फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके थे। दूसरा, लुइस 16 का जो महल था वो बहुत ही ज़्यादा भव्य था। वर्साइल पैलेस महल का नाम था। वर्साइल पैलेस बहुत ही ज़्यादा भव्य था, जिसके रख रखाव में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था। इससे भी एक बजट का बड़ा हिस्सा इसमें चला जाता था। तीसरा, लुइस 16 ने अपने शासनकाल में अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद की थी। ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका का दोनों का ही इनेमी था। अब इससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा ना। तो इस वार का इफेक्ट ये हुआ कि फ्रांस पर 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज चढ़ गया, जो कि बढ़कर 2 बिलियन लिब्रे से भी ज़्यादा हो चुका था। जैसे अपने यहाँ इंडियन रुपी चलता है, डॉलर में, डॉलर यूएसए में चलता है, वैसे ही फ्रांस में 1794 से पहले लिब्रे चलता था। लिब्रे एक करेंसी है जो कि फ्रांस में 1794 से पहले चलती थी। 1794 में इसे बंद कर दिया गया था। अब वैसे लेंडर्स जो कि राजा को कर्ज दिया करते थे, उन्होंने अपने कर्ज पर 10% इंटरेस्ट की मांग करना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो फ्रांस की सरकार थी उसे अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में चुकाना पड़ता था
अब इससे क्या हुआ कि बजट में कमी आने लगी, देश को चलाने में पैसा कम पड़ने लगा, और जितने भी आर्मी के मेंटेनेंस में, कोर्ट को चलाने में, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने में खर्चे लगते थे, जो कि बजट से पूरा नहीं हो पाता था। अब इससे क्या हुआ कि जो राजा थे वे टैक्स बढ़ाने पर मजबूर हो गए। अब ये दुख फ्रांस के लिए काफ़ी नहीं था। अब फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से सिर्फ 3 स्टेट के, थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स पे करना था। पहले जो 2 स्टेट्स थे उनका टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये जो टैक्स पे इसको करना पड़ता था, इसको आप लोग आसानी से समझेंगे जब आप लोग फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहला फर्स्ट स्टेट जिसमें कि कलर्जी आते हैं, सेकंड स्टेट जिसमें नोबल्स आते थे। कलर्जी वे लोग थे जो कि चर्च वगैरह से जुड़े हुए थे, अपने भाषा में बोले तो पुजारी लोग, पंडित लोग, ठीक। कलर्जी आते थे, इनको टैक्स पे नहीं करना था। टैक्स पे करने की जगह कलर्जी लोग खुद टैक्स वसूला करते थे। ये जो टैक्स वसूलते थे इसको तित्स के नाम से जाना जाता था। सेकंड स्टेट में नोबल्स आते थे, इनको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। कलर्जी और नोबल्स को छोड़कर बाकी जितने भी लोग थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन हुए, मर्चेंट्स हुए, लॉयर्स हुए, पीजेंट्स हुए, आर्टिसन, मतलब सब चीज कलर्जी और नोबल्स को छोड़कर सब थर्ड स्टेट में आते थे। अब देखो, पीजेंट लोग फ्रांस की पॉपुलेशन का 90% हिस्सा थे, 90% आबादी किसान थी, लेकिन उनके पास बहुत ही कम जमीन थी जिस पर वे लोग खेती कर सके। लगभग देश की, फ्रांस की जो 60% जमीन थी, लैंड थी, वो नोबल्स और चर्च के द्वारा आउन की जाती थी, और इसके साथ ही कुछ थर्ड क्लास के, थर्ड स्टेट के जो रिचर मेंबर्स थे उनके द्वारा की जाती थी आउन। तो आप देख रहे हैं कि 90% आबादी ऐसी है जिसके पास बहुत ही कम जमीन है, और कुछ के पास तो जमीन ही नहीं है, और 60% जमीन 10% लोग आउन कर रहे हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा विवादी है, इसमें तो झगड़ा झमेला होना ही था। अब देखो, ये तो हमने बता दिया कि पहले 2 स्टेट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार थे, जिसमें से सबसे मेन था कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब पीजेंट्स लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। सबसे पहले तो उनके पास खेत वगैरह नहीं थे जिस पर वे लोग खेती बाड़ी कर सके। दूसरा, राजा के खिलाफ कि भाई राजा हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, इसके लिए ये सब दिखाने के लिए उन्हें राजा के खेतों में काम करना पड़ता था, आर्मी में सर्व करना पड़ता था, रोड बनाने में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, वो भी फ्री में, उसके लिए पैसे भी नहीं मिलते थे इनको। इतनी खराब सोशल स्ट्रक्चर, इतनी खराब वहाँ पर दिक्कतें थी। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि सीधे राजा के पास चले जाते थे, जिसको हम लोग टेली के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि रोजमर्रा के खाने पीने के सामानों पर लगते थे, जैसे कि सॉल्ट, तंबाकू, ये सब पर लगते थे। अब इतने सारा दुख है पीजेंट्स लोगों के पास, थर्ड स्टेट के लोगों के पास, उसके बाद से टैक्स भी यही पे करते हैं। फ्रांस में लोगों के गुस्से का सबसे मेन कारण इसे भी कहा जा सकता है कि वहाँ पे लोगों को जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। फ्रांस की पॉपुलेशन जो कि 1715 में 23 मिलियन थी, वो 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई। अब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, जितनी तेज़ी से फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाए। अब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था फूड ग्रेन का। इससे क्या हुआ कि ब्रेड का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। फ्रांस के अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, ब्रेड को ही खाते थे, वहीं से उनका काम वगैरह चल जाता था। बहुत सारे लोग वर्कशॉप में लेबर की तरह काम किया करते थे, जिसके मालिक ने उनका वेजेस को, यानी कि सैलरी को फिक्स कर कर रखा था। अब जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से उनकी वेजेस नहीं बढ़ने के कारण गरीब और अमीर के बीच का फासला गहरा होते गया, बढ़ते चला गया, आसानी से देखा जा सकता था। चीज़ें और भी खराब तब हो जाती थी जब सूखा पड़ जाए या फिर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाए जिससे फसल बर्बाद हो जाती थी, तब फ्रांस के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, और इसी से सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी हो जाया करती थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन को कहते हैं जब लोगों का जो लिवलीहुड है, रोज़ का खाने पीने का सामान, रहने का सामान, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाए, वैसे सिचुएशन को अपन लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये ओल्ड रिगिंग के समय में अक्सर होती थी,
ओल्ड रिगिम यानी कि 1789 से पहले का जो समय है उसे फ्रांस में ओल्ड रिगिम बोला जाता है। तो इस वक्त सब्सिस्टेंस क्राइसिस, अब फ्रांस में लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो लोगों ने इसके लिए रिवोल्ट किया था, पहले भी किया था और अभी भी करने वाला है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन बी सीजेस एंड एंड टू प्रिविलेज, इस टॉपिक में। ठीक, तो पास्ट में भी पीजेंट्स और वर्कर्स ने साथ मिलकर रिवोल्ट किया था टैक्स के ऊपर और फूड स्कार्सिटी के ऊपर, लेकिन वे लोग इतने ज़्यादा इस प्रोग्राम को एक उस लेवल पर नहीं कर पाए थे जो कि एक इकोनॉमिक लेवल पर या फिर सोशल ऑर्डर को चेंज कर दे, इस तरीके के वे लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। तो ये लोगों ने क्या किया, जैसे अपने लोग होता है ना कि हमसे नहीं हुआ तो अपने बाल बच्चा करेंगे, वैसे ही ये भी प्रोग्राम सोसाइटी के उन ग्रुप पर छोड़ दिया गया, थर्ड स्टेट के वैसे लोगों पर छोड़ दिया गया जो कि पढ़े लिखे हो चुके थे, जो पढ़ लिख कर प्रोस्पेरस हो चुके थे, समृद्ध धनवान हो चुके थे और नए आइडियाज को गेन कर सकते थे, और इनको बोला गया मिडिल क्लास, बाहुबली मिडिल क्लास। अभी जो मिडिल क्लास थे ना, ये थर्ड स्टेट्स के वैसे लोग थे जिन्होंने अपने धन को इकट्ठा किए थे, काफी ज्यादा लोग धनी हो चुके थे। थर्ड स्टेट के वैसे लोग जो कि काफी ज्यादा धनी हो चुके थे उन्हें मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। अब ये लोग धनी कैसे हुए, आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो ये लोग विदेशों में व्यापार किया करते थे और ये लोग गुड्स का मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि वुलन और सिल्क के टेक्सटाइल यानी कि सिल्क और वुलन के कपड़े बनाते थे, जो कि या तो विदेशों में बेच दिए जाते थे या फिर सोसाइटी के अमीर लोगों द्वारा खरीदे जाते थे। इससे ये लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और अमीर बने। और इसके साथ ही में मिडिल क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, आईएएस आईपीएस वगैरह थे फ्रांस के। ठीक, अब जितने भी लोग मिडिल क्लास के थे वे सभी लोग पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि हमारे सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वेलिटी होना चाहिए, इनको अधिकार मिले लेकिन इनके जन्म से ही नहीं, उनके मेरिट के अनुसार पर वे लोग किस पोजीशन पर है उस हिसाब से उन्हें अधिकार मिले। मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग अब धीरे धीरे कर कर इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल लॉज फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, फ्रीडम, ऐसे सोसाइटी की कल्पना करना स्टार्ट कर चुके थे। और इसी कल्पना को आगे रखा जॉन लॉक और जीन जैकब रूसो, दोनों अलग अलग आदमी हैं, दोनों लोग फिलोसफर है, किताब लिखे थे, ये इन किताबों के बारे में भी जानते हैं। इन लोगों ने इक्वेलिटी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये सब के आवाज को आगे किया। देखो, जो जॉन लॉक थे उन्होंने एक किताब लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने इसमें बताया कि किसी भी राजा को दैवीय शक्ति नहीं होती, दैवीय शक्ति नहीं, बाहुबली वाला परियों वाला शक्ति नहीं, मतलब कि पैदा हुए और तुम तब से राजा हो, चार आदमियों को मन किया फांसी दे दिए, ये सब शक्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है भाई, तुम राजा बने, क्या जरूरी है कि तुम अभी, अच्छा मान लो अशोक सम्राट राजा थे, जरूरी थोड़ी कि उनका बेटा भी उन्हीं के जैसा राजा होगा, बलवान राजा होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो वैसे ही इस तरीके के सिस्टम हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। इसको आगे रखा जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। अब रूसो ने भी एक किताब लिखा और उस किताब में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हो, यानी कि लोग और रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो और इस हिसाब से गवर्नमेंट बने। रूसो ने एक ऐसा आइडिया दिया। मॉन्टेस्क्यू ने भी एक किताब लिखा जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की आत्मा, हिंदी में बोले तो स्पिरिट ऑफ द लॉ मॉन्टेस्क्यू ने रखा। और इन्होंने इस किताब में बताया कि भैया हम लोगों को गवर्नमेंट का पावर डिवाइड कर देनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिसकी पावर डिवाइड हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। ठीक, यानी कि कानून बनाने के लिए अलग हो, उसको लागू करवाने के लिए अलग हो, सजा देने के लिए अलग हो। और ये जो मॉडल था ना मॉन्टेस्क्यू का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी वाला, इसी पर यूएसए की भी सरकार बनी थी जब ब्रिटेन से लुई 16 ने 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलवाई थी, जिसके कारण बेचारे को 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा चढ़ गया था। ओ माय गॉड। अब देखो, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने लोगों को कुछ राइट्स देता था, जो कि फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल बने कि यार अमेरिका में किस तरीके से लोगों को अच्छा राइट दिया जा रहा है, कितना अच्छा वहां पर सिस्टम है। ऐसे हमारे फ्रांस में भी आना चाहिए, हमारे संविधान में भी हमारा राइट होना चाहिए
ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं, कोई आ रहा है कलरजी लोग कुछ टिप्स वन के नाम पर टैक्स वसूल कर चल जा रहा है, कहीं पर हमें टैली देना पड़ रहा है। ये सब यार नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये लोगों का आइडिया, लोग किताब लिखे, अब ये लोगों का आइडिया लोगों तक, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके पास कैसे पहुंचा। तो देखो ये जो फिलोसफर्स के आइडिया है ना, ये कॉफी हाउसेस, सैलून्स वगैरह में काफी ज्यादा बातें किए जाते थे, इस सब टॉपिक पर काफी ज्यादा बातें किए जाते थे। और न्यूज़पेपर को अक्सर ग्रुप्स में लाउड स्पीकर में पढ़ा जाता था, मतलब चिल्ला चिल्ला कर लोग पढ़ते थे ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके जो कि पढ़े लिखे नहीं है। अब इससे क्या हुआ कि लुईस 16 टैक्स बढ़ाने का प्लान कर रहा है। शुरू में बताया था लुईस 16 क्यों टैक्स बढ़ा रहा था। लुईस 16 टैक्स बढ़ाने का प्लान कर रहा है। ये लोगों तक बात पहुंच गई, न्यूज़पेपर लोग चिल्लाकर पढ़ते थे, लोगों तक बात पहुंच गई और इस तरीके से अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि भैया एक तो हमें खाने को नहीं मिल रहा है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रही है, फिर से सिर्फ हम ही लोग को टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। और उसके बाद से फिलोसफर लोग ने भी तो चिंगारी भड़का ही दी थी। तो अब लोगों ने क्या किया कि प्रिविलेज के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।